नमस्कार साथियों, मैं दीपक सारस्वत आज वापस अपने जो लाइव में जुड़े हैं। जी हाँ, इस क्लास के अंदर जो अपनों ने लास्ट टाइम एलडीसी आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो एलडीसी के एग्ज़ाम करवाए गए थे 2018 में और सीईटी के अंतर्गत अब वापस करवाए जाने हैं, तो उनके जो क्रम में जो पिछले सालों के जो पेपर अपने सोल्व कर रहे थे उसी क्रम को अपने लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ, अपनों ने बहुत ही शानदार तरीके से 2 शिफ्ट के पेपर अपने सोल्व कर चुके हैं। 8 और 12 तारीख के, आज 16 सितंबर का जो पेपर है वो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और उसी जोश के साथ और उसी पूरे के पूरे जज्बे के साथ पूरी की पूरी अपनी क्लास करने वाले हैं। इसके अंदर 50 क्वेश्चन साइंस के अपने सोल्व करने वाले हैं। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए अपने क्या करेंगे, एक छोटी सी शायरी के साथ अपने इसको शुरू करेंगे। तो दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो डुबोता रहा और मैं उभरता चला गया, मंजिल समझ के बैठ गए जिनको चंद लोग, ऐसे रास्तों से मैं गुजरता चला गया। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते रहना है, लगातार बढ़ते रहना है। जो घर वालों के सपने हैं उनको पूरा करने के लगातार तत्पर रहना है, निरंतर चलते रहना है। तो ज़्यादा अपने अब विलंब नहीं करेंगे, अपनी क्लास को शुरू करेंगे इसी के साथ। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, जो आरएसएसबी RSMSSB जो अधीनस्थ बोर्ड है, इसके द्वारा जो एलडीसी के एग्ज़ाम करवाए गए थे 2018 में, उसके शिफ्ट नंबर 3 को लेकर आपके सामने आए हैं। शिफ्ट नंबर 3 है बेटा, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट अपने कर चुके हैं, आज अपने लेकर आए हैं 3rd शिफ्ट का जो पेपर है। जी हाँ, इस पेपर के अंदर 50 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन आए थे। जैसा आप लोगों को पता है 2 पार्ट होते हैं इसके, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, 2 पार्ट है बेटा। अब दोनों के दोनों 150 नंबर के हैं, यानी टोटल 300 नंबर का पेपर था। पहले पेपर के अंदर 3 पार्ट थे, एक तो था इसके अंदर मैथ्स थी, साइंस थी और एक था इसके अंदर जीके। तीनों के तीनों 50-50 नंबर के, तीनों के तीनों यहाँ पर 50-50 नंबर के थे। ठीक है, जिनमें से साइंस का पोर्शन इंपॉर्टेंट था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी कहा सर इसके जो पेपर है वो स्पेशली आप लोग सोल्व करवाओ, ताकि क्या है हमें इस साइंस के पोर्शन को इजी तरीके से करने में फ़ायदा मिले, कितना लेवल आ रहा है वो पता चले। तो जो लेवल है वो बताने के लिए अपनों ने जो क्रम स्टार्ट किया है उसी के अंदर आज अपनी पार्ट 3 लेके आए हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने जो पार्ट 4 लेके आएंगे, यानी कि एलडीसी के चारों पेपर अपने 2018 वाले सोल्व कर लेने वाले हैं। तो ज़्यादा अब क्या है, पहला क्वेश्चन अपने सोल्व करने वाले हैं यहाँ पर जो आपके सामने है, और 51 नंबर से यहाँ से ये सीरीज स्टार्ट हुई थी साइंस। तो साइंस के पोर्शन का ही अपने को सोल्व करना है और पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। उम्मीद है ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा होगा आपको और आवाज़ बिल्कुल सही है। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक दोस्तों ध्यान में रखना, ये होता है डायोप्टर। डायोप्टर होता है और आपको मैंने लेंस की क्षमता यानी कि शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला भी बताया था, पावर इक्वल्स टू क्या होता है 1/f होता है, यानी फोकस दूरी होती है और वो भी किस में ली जाती है, हमेशा मीटर के अंदर उपयोग में ली जाती है। ठीक है, और यहाँ पे हॉर्स पावर है वो शक्ति का, सीधी शक्ति का, कार्य की शक्ति का या ऊर्जा का, अपनी विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। वाट भी शक्ति का मात्रक होता है। और एक हॉर्स पावर में, एक हॉर्स पावर यानी कि 1 एचपी में आप लोगों को मैंने बताया था 746 वाट होते हैं। और जो मीटर है वो किसका मात्रक है, दूरी और तरंग दैर्ध्य का मात्रक है, दूरी और तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है। ठीक है, अब अपने आगे दूसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो सोल्व करने वाले हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस युक्ति को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा से अपने क्या बना लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, यानी उस मैकेनिकल एनर्जी को अपने कोई भी चीज़ चलाने में काम में लेते हैं तो विद्युत ऊर्जा उपयोग में ली जाती है और यांत्रिक ऊर्जा बनाई जाती है। ऐसी युक्ति तो क्या होती है, विद्युत मोटर होती है। बैटरी के अंदर तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जनरेटर के अंदर क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा से क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। ठीक है, कंप्यूटर तो कंप्यूटिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए काम आता ही है। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर अपने पास क्या था, 3rd क्वेश्चन था। अब 3rd क्वेश्चन है जो साइंस का, यहाँ पर जो शिफ्ट सेकंड के अंदर आया था लेंज के नियम से, उसी से संबंधित यहाँ पर पूछा हुआ है। तो देखेंगे लेंज के नियम की किस राशि का संरक्षण का परिणाम है, यानी लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है। तो ध्यान में रखना ये किससे संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है, एनर्जी से संबंधित है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पर अपने चलते हैं और 54 नंबर अपने पास पॉइंट है, यह 54 नंबर क्वेश्चन है। जो 4 नंबर बनेगा अपने पास
जो सेकेंडरी सेल होता है, जी हाँ, सेकेंडरी सेल होता है ये किस प्रकार का होता है? तो सेकेंडरी सेल वह होता है, यानी कौन सा होता है जिसमें पुनर्भरण नहीं होता है, यानी कि जो चार्ज नहीं होता, कैन नॉट बी चार्ज। तो सेकेंडरी सेल जैसे अपने पास एक सेल होता है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल होता है बेटा, सीसा संचायक सेल होता है। और जो सीसा संचायक सेल होता है वो किस तरीके से काम आता है? जिसका पुनर्भरण नहीं होता, क्या वो होता है क्या जिसका पुनर्भरण हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना बी, आगे पढ़ने के ही अपने को इसमें लोड नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है अपने पास। किसी चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भरता किस प्रकार से होती है? और अपने जानते ही प्रतिरोधकता होती है वो लंबाई के समानुपाती होती है। यानी किसी तार की लंबाई, तार की अगर लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध मान क्या हो जाता है? प्रतिरोध मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, प्रतिरोध मान बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ क्या होती है? यानी लंबाई समानुपाती होती है प्रतिरोध के। तो अपने को ध्यान में रखना आर समानुपाती क्या हो जाएगा? एल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान में रखना जो प्रतिरोध होता है वो तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अनुप्रस्थ काट मोटाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मोटाई बढ़ने पर तार का जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वह यहाँ पर कम हो जाता है। इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। जी हाँ, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेने वाले हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पे अपने चलने वाले हैं। देखो, अब यहाँ पर विद्युत जनित्र के बारे में क्वेश्चन आया है 56 नंबर। तो विद्युत जनित्र में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है कि ये तो काम किस में होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी में होता है। रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में, उष्ण ऊर्जा के अंदर नहीं। जी हाँ, रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में तो नहीं बदला जाता। उष्ण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जी हाँ, मैकेनिकल एनर्जी होती है, इसको किस में चेंज किया जाता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके अंदर ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। 57 नंबर क्वेश्चन अपने चलते हैं। 57 तो देखेंगे ये फिजिक्स का फिर न्यूमेरिकल है अपने पास। करंट से, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से एलडीसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है दोस्तों। 5 वोल्टेज दी हुई है, कितनी है? 5 वोल्ट है। दो बिंदुओं के बीच आवेश क्यू की वैल्यू अपने को दी हुई है 2 गुलाम है, 2 गुलाम आवेश दिया हुआ है। तो कितना कार्य किया जाएगा? कार्य यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू पूछी है। तो V बराबर फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बटा में क्यू, और डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वी क्यू। और V की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5 है, और Q की वैल्यू 2 है, तो 10, और 10 कार्य है तो ये क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो 10 जूल जहाँ पे ऑप्शन होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। और ये है ऑप्शन है सी के अंदर अपना आंसर ये हो जाएगा। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रखनी है। जी हाँ, नेक्स्ट अपने चलने वाले हैं अब। तो ये 7 क्वेश्चन यहाँ पर अपने अभी तक साइंस के कर लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अपने पास 58 नंबर क्वेश्चन अपने सामने है और जिसको अपने को करना है। अगर आप एक समतल दर्पण के सामने बाएं कान को दाएं हाथ से छुओगे तो इसमें कैसा दिखाई देगा? यानी कि समतल दर्पण की बात है और आपको पता है बेटा समतल दर्पण के अंदर क्या होता है, कौन सी घटना होती है? पार्श्व विस्थापन की घटना होती है। पार्श्व विस्थापन, लेटरल इन्वर्जन की घटना। यानी जो बायां है वो दायां दिखाई देता है, दायां जो बायां दिखाई देता है। तो इसने क्या किया? अपने बाएं कान को, बायां कान है तो दिखाई कैसा देगा? दायां कान दिखाई देगा। तो दायां कान तो बाएं कान वाले तो ऑप्शन कटे जाएंगे। तो अपने पास 2 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, दाएं हाथ को छूता है तो दायां हाथ शीशे में कैसा दिखाई देगा? बायां दिखाई देगा। तो दायां हाथ फिर कट जाएगा और बायां हाथ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है अपने पास। 59 नंबर क्वेश्चन है और ये देखेंगे। तो इंद्रधनुष की पानी की छोटी सी बूंद
के द्वारा सूर्य की रोशनी, इंद्रधनुष की छोटी सी पानी की बूंद के द्वारा सूर्य की रोशनी से बनता है, यानी कौन सी घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है? तो आप लोगों ने देखा होगा जब पानी की बूंद होती है उसके अंदर जब प्रकाश किरण जाती है तो वो क्या होती है, 7 रंगों में बढ़ जाती है, V से लेकर R तक, और फिर वो बाहर जाती है तो कुछ इस तरीके से जाती है, यानी कि ऊपर R कलर या रेड कलर और नीचे वॉयलेट कलर होता है। और 7 रंगों में बंटने की घटना को क्या कहते हैं बेटा? वर्ण विक्षेपण। तो 7 रंगों में बंटने की घटना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण की घटना हो जाती है। इस पॉइंट को भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, देखो ये फिर फिजिक्स का ही लाइट वाले चैप्टर से ही क्वेश्चन है, मतलब लाइट और इलेक्ट्रिसिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपने को इन्हीं को अपने ज़्यादा टारगेट करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो देखो इसके अंदर क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की स्थित वस्तुओं को देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार की कितनी फोकस दूरी वाले लेंस को प्रयुक्त करना होगा, यानी लेंस पूछा है कौन सा होगा। तो पहली बात तो ये देखो यहाँ पर दोस्तों ध्यान में रखना, निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष कौन सा होता है? निकट का तो साफ दिखाई देता है, दूर का साफ नहीं दिखाई देता। तो दूर का साफ देखने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लिया जाता है? तो पहली बात तो वो लेंस कैसा होना चाहिए? अवतल लेंस होना चाहिए। अब इसकी फोकस दूरी पूछी है अपने से, फोकस दूरी कितनी फोकस दूरी होनी चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं को वो देख पा रहा है, ठीक है, यानी कि फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? 100 सेंटीमीटर। और अवतल लेंस है तो माइनस में 100 हो जाएगा, तो जहाँ पे अपने को अवतल लेंस और माइनस 100 होगा वो अपना आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा अपने पास। तो इस तरीके से इतनी आसानी से अपने इसका आंसर पता लगा सकते हैं, ज़्यादा इसमें फॉर्मूले वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन अपने लिए क्या हो जाता है? आसान बन जाता है। अब अपने 61 यानी कि अपने कौन से क्रम का क्वेश्चन आ चुका है? 11 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, ये देखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रिसिटी से है, और इलेक्ट्रिसिटी से है तो इसमें देखो यहाँ पर क्या बात है, घरों में अर्थिंग का क्या उद्देश्य है? तो अर्थिंग का उद्देश्य अपने को बताना है। अर्थिंग किस लिए की जाती है? अर्थिंग आप लोगों ने देखा होगा घरों के अंदर ऊपर एक रोड लगी होती है जो क्या करती है, बिजली को, करंट को, जितना भी होता है 3 फेज होता है उसको अंदर भेजने का, यानी कि पृथ्वी के अंदर भेजने के लिए एक तांबे की तार से इसको क्या है दबाया होता है, उसके द्वारा इसको अर्थिंग की जाती है। किस लिए किया जाता है? तो जमीन में जितना धारा प्रवाह के लिए जितना संभव उतना कम प्रतिरोध प्रदान करना, यानी जाने के लिए जितना कम प्रतिरोध लगे उतने कम प्रतिरोध से अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट है उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो सारे करंट को धरती के अंदर बिना प्रतिरोध के पहुंचा दे। जी हाँ, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना? ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से अपने को स्टेटमेंट के हिसाब से पता चल जाता है। नेक्स्ट अपने चलते हैं 62 नंबर। अब देखो अब 62 नंबर के अंदर क्या दिया है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कोई भी अपने को अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। और 15 सेंटीमीटर यहाँ पे अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? माइनस होती है, ठीक है। इसके सम्मुख अनंत पर रखा है, किसी वस्तु को कहाँ पर रखा है? अनंत पर रखा है, यानी कि u की वैल्यू कितनी दी हुई है? अपने को अनंत दी हुई है, और ये भी किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। आभासी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी होगी, यानी प्रतिबिंब की दूरी? पहली बात तो ये भी अपने को इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अपने को फॉर्मूला 1 में एफ बराबर 1 में वी माइनस 1 में यू लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल रहे हो तो भी निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ देखना भी, अवतल लेंस में दो ही तो कंडीशन बनती है, एक बार तो वस्तु को अनंत पर रखने पर फोकस पर बनती है, और एक अनंत और लेंस के बीच में, अनंत व ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो एफ और बी के बीच में पी के बीच में बनता है, तो ऑप्टिक सेंटर के बीच में बनता है। तो इस कंडीशन से देख सकते हो भी अनंत पर रखा है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और फोकस के ऊपर बनेगा तो फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इस चीज़ को भी अपने को ध्यान में रखनी है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलने वाले हैं। तो यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चन उम्मीद है भी वो सारे के सारे समझ में आ रहे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे लाइट की भी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, तार वार खराब हो जाने के कारण। तो ज़्यादा अपने को उसका टेंशन नहीं लेना है, अपने को लगातार इन चीज़ को करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया हुआ है, तो देखो निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म के गुजरने पर सबसे ज़्यादा विचलित होता है? विचलित होने वाला कलर कौन सा होता है?
तो यहाँ पे अगर श्वेत प्रकाश आता है प्रिज्म पे तो ये 7 रंगों में बंट जाएगा, और 7 रंग है वो इस तरीके से जाएंगे। सबसे नीचे वोलेट, फिर होता है इंडिगो, फिर होता है ब्लू, फिर होता है ग्रीन, फिर होता है येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड होता है। तो सबसे ज़्यादा झुकने वाला कलर कौन सा था? वोलेट, यानी कि बैंगनी कलर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। इस चीज़ को भी अपने को ध्यान में रखना है। 64 नंबर क्वेश्चन देखो। तीन तांबे के तार दिए, अनुप्रस्थ काट दिए हुए हैं और लंबाई दी हुई है। एक तार है पहले नंबर की जिसकी लंबाई एल और ए है, दूसरा है उसकी तो लंबाई को दुगना कर दिया और मोटाई को आधा कर दिया, और तीसरा है उसकी लंबाई को तो आधा कर दिया और मोटाई को क्या कर दिया? दुगना कर दिया। अब आपसे क्या पूछा? प्रतिरोध न्यूनतम किस में होगा? अब प्रतिरोध न्यूनतम पूछा है, तो अभी तो देखा था प्रतिरोध तो जो होता है वो लंबाई के तो समानुपाती, और लंबाई बढ़ने पर जो प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, और मोटाई के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध है वो घटेगा। तो ये दो बातें अपने को ध्यान में रखनी है। अब मोटाई को आधा कर दिया तो भी प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों, और लंबाई को दुगना कर दिया तो भी इसका प्रतिरोध बढ़ने वाला है। लंबाई को आधा कर दिया और मोटाई को दुगना कर दिया तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इसका नॉर्मल कितना रहेगा? आर रहेगा। तो सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम किसका होगा? 3 नंबर पॉइंट, जिसमें क्या है? मोटाई क्या है? अपनों ने क्या रखी है? 2a रखी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, इतनी आसानी से, इतनी शानदार तरीके से अपने इसका आंसर पता लगा लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है देखो 65 नंबर। डीएनए की पैकेजिंग में शामिल हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन का आवेश बताना है। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? ध्यान में रखना दोस्तों, क्षारीय होता है, और क्षारीय हमेशा धातुओं के द्वारा बनता है, धातुओं के द्वारा बनता है, और धातुओं के ऊपर हमेशा कौन सा आवेश होता है? तो पॉजिटिव आवेश होता है। तो ये कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश इसका आंसर अपने पास हो जाएगा। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा अपने अगर इसको पढ़ा है कभी ना कभी तो अपना गलत आंसर कभी गलत नहीं होने वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं 66 पर। 66 है देखो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ये तो आप लोग बता ही दोगे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बतानी है 7%, 2%, 0%, 0.03%। शून्य तो हो ही नहीं सकता, शून्य तो ऑप्शन है, हो ही नहीं सकता। होता क्या है? 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। 21% क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीजन होता है, और 0.03% क्या होता है वायुमंडल में? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछे तो कितनी हो जाएगी? 0.03% हो जाएगी। बेटा ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अब अपने 67 नंबर पॉइंट देखो। गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सा मिलता है? डीएनए और हिस्टोन है, आरएनए और हिस्टोन है, डीएनए आरएनए और डीएनए आरएनए हिस्टोन है। जी हाँ, गुणसूत्र की संरचना में तो डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन सारे ही होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो देखो, ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर अपना डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 68 नंबर पे चलते हैं अपने 68। देखो, हृदयघात हार्ट अटैक के लिए क्या जिम्मेदार है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना, जी हाँ बिल्कुल सही है। धमनियों में रक्त के थक्के पहुंचना, ये भी सही है। और रक्त में अपर्याप्त मात्रा में, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा पहुंचना, जी तीनों के कारण क्या हो सकता है? हार्ट अटैक हो सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर अपने चलते हैं, जी हाँ, यहाँ तक अभी तक अपनों ने 18 क्वेश्चन जो है, जो एलडीसी भर्ती 16 सितंबर 2018 में आए थे, उनके अभी तक 18 क्वेश्चन, शिफ्ट थर्ड के 18 क्वेश्चन कर लिए हैं। इससे पहले अपने 2 शिफ्ट पहले भी कर चुके हैं, और ये अपने पास थर्ड शिफ्ट है, और थर्ड शिफ्ट के अभी तक अपनों ने 18 क्वेश्चन कर लिए। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं।
तो देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है अपने सामने, 69 नंबर क्वेश्चन है जो अपने को करना है। हाँ तो देखिए दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दिखाई दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए ना, हाँ जी देखिए, यदि पिता आर एच सहित यानी कि आर एच पॉजिटिव और माता आर एच ऋण यानी कि नेगेटिव है। पिता तो क्या है, आर एच पॉजिटिव है बेटा, और माता क्या है, आर एच नेगेटिव है, आर एच नेगेटिव है। तो उसके प्रसव के तुरंत बाद यानी जब इनको दिया जाएगा तो इनसे जो पहला बच्चा होगा वो आर एच पॉजिटिव होगा माता के शरीर में, लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा फर्स्ट डिलीवरी। फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद जब रक्त का आदान प्रदान होगा तो माता के शरीर में क्या होते हैं, एंटीबॉडी बन जाते हैं, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी किसके लिए, आर एच पॉजिटिव के लिए। अब जब सेकंड प्रेगनेंसी का टाइम आएगा तो सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम फिर आर एच पॉजिटिव होगा, तो ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, इस बच्चे को ख़त्म कर देते हैं, और इस रोग को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है, फिटेलिस कहा जाता है। और इसको रोकने के लिए फर्स्ट डिलीवरी के बाद में जो टिक्का लगाया जाता है वो रोगम प्रतिरक्षी का टिक्का लगाया जाता है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट पर अपने चलते हैं। हाँ जी, ये बातें अपनों ने रक्त वाले टॉपिक में की थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है देखो, मोलस्का। मोलस्का की किस प्रजाति में व्यावसायिक मोती प्राप्त किए जाते हैं। मोती अपने को सीप प्राप्त होते हैं, मोती प्राप्त होती है, तो वो मोलस्का की कौन सी प्रजाति से होता है, पिनेक्टिडा होता है। ध्यान में रखना दोस्तों, पिनेक्टिडा की प्रजाति से अपने को सबसे ज़्यादा मोती प्राप्त होते हैं। मोती प्राप्त करने की प्रजाति कौन सी है, तो पिनेक्टिडा है। सेवेंटी फर्स्ट नंबर देखेंगे अपने, निम्न में कौन सा एक पुनर्योगी टीका है, तो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन यानी कि पहला नया जीन स्थानांतरण के द्वारा, जीन ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा जो टीका पहला तैयार किया गया था वो पहला टीका। प्रथम पुनर्योजी टीका कौन सा था, और ये प्रश्न पीछे काफ़ी पेपरों में और भी पूछा गया था, अभी हाल फिलहाल में 2018 में तो पूछा ही गया। ध्यान में रखना, हेपेटाइटिस बी जो क्या एक वायरस जनित रोग है। पोलियो के वायरस का नाम जानती हो आप लोग, एंटीरो वायरस होता है, एड्स का HIV वायरस होता है, और चेचक का ध्यान में रखना दोस्तों, मार्बोली वायरस होता है। तो मार्बोली वायरस या फिर चेचक के दो चेचक होते हैं, यानी दो प्रकार के पॉक्स होते हैं, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, वेरियोला जोस्टर और वेरिसेला जोस्टर। तो स्मॉल पॉक्स का वेरिओला जोस्टर होता है, ये ध्यान में रखना दोस्तों। अब अपने 72 नंबर यानी कि अपना 22 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच गया 50 में से, और इसको देखेंगे अपने। देखो, पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादपों की किस्म के विकास से संबंधित है, यानी उन्नत पादपों की विकास करना, और विकास किसके द्वारा होता है, पादप प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 73rd नंबर क्वेश्चन है देखो, किस जीव को किसान का सच्चा मित्र व सहायक, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो ये तो आप लोगों ने स्कूल में काफ़ी बार पढ़ा है, केंचुए को कहा जाता है। केंचुए को, अर्थवॉर्म को क्या कहा जाता है, किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है। जी हाँ, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 74 नंबर पे क्वेश्चन पे बहुत ही, ये जो शिफ्ट थर्ड थी ये थोड़ी सी क्या थी, आसान लेवल की यहाँ पर पूछी हुई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फ्लेवर शेवर टमाटर, फ्लेवर शेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है, गहरा लाल रंग, कीट प्रतिरोधकता, बेहतर सेल्फ जीवन और मीठा स्वाद। तो सबसे बढ़िया आंसर क्या होगा इसका, फ्लेवर शेवर जो टमाटर होता है उसके लिए कौन सी किस्म बढ़िया, कौन से गुण ज़्यादा बढ़िया रहेंगे, बेहतर
सेल्फ जीवन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अपने चलते हैं। तो देखिए आगे अपने 75 यानी 25th क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50% क्वेश्चन अपने यहाँ तक कर चुके होंगे। जी हाँ, तो देखिए अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और आपको तो पता ही है फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडेल, जी जे मेंडेल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडेल को कहा जाता है। बिरबल सानी को तो पूरा वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी, वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। और क्रिक को आणविक जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन। यानी बायोलॉजी के अंदर देखें तो इकोलॉजी वाला पोर्शन और जेनेटिक्स वाला पोर्शन ज़्यादा क्वेश्चन आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जेनेटिक्स से ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा भी, इसके अंदर है सेंट्रल डोगमा, जो ग्रिफ्थ के द्वारा और फ्रांसिस क्रिक और ग्रिफ्थ के द्वारा ये जो थ्योरी दी गई थी। सेंट्रल डोगमा क्या है? इसमें डीएनए से फिर आरएनए और आरएनए से क्या बनाया जाता है? प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। को आनुवांशिक जानकारी के स्थानांतरण को संदर्भित करता है। यानी कौन सी जानकारी को स्थानांतरित करता है? तो डीएनए से प्रोटीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना। और रिवर्स सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? बाल्टीमोर ने, जो शिफ्ट फर्स्ट के अंदर पूछा गया था। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 जून के दिन मनाया जाता है। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपने चलते हैं, 78 नंबर। ऊर्जा के प्रत्येक स्थानांतरण में एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा क्या होती है? तो ऊर्जा हमेशा कमी होती है। और कितनी कमी होती है? 90% की कमी होती है। और आगे कितनी ट्रांसफर होती है? तो 10%। और ये नियम किसने दिया था? लिंडेमान नाम का व्यक्ति था। आप लोगों ने ऊर्जा स्तर देखे होंगे भी, उत्पादक के पास सर्वाधिक होती है, उत्पादक के पास, फिर उससे कम किसके पास होती है? उपभोक्ता के पास, और लास्ट में सबसे कम किसके पास होती है? अपघटक के पास। ठीक है, इस तरीके से ऊपर की तरफ ऊर्जा का स्तर घटता जाता है। ठीक है, ये ऊर्जा की लगातार क्या होती रहती है? कमी होती रहती है दोस्तों। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 79 नंबर। कंप्यूटर का क्वेश्चन है और फिजिक्स का भी पार्ट मान सकते हो आप लोग। तो देखो, दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। किसी दिए गए बुलियन एक्सप्रेशन को ब्लैंक के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। तो कौन से गेट के द्वारा? और गेट के द्वारा, एंड गेट के द्वारा, नैंड गेट के द्वारा, नोर गेट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गेट्स होते हैं फिजिक्स के अंदर, अपने पास गेट्स आते हैं, गेट्स आते हैं, गेट्स। ठीक है, तो बहुत सारे गेट आएंगे। और गेट के अंदर क्या होता है? बहुत सारे अपने पास जितने भी गेट आते हैं उनके अंदर क्या होता है? इनमें एक और गेट होता है, एक एंड गेट होता है, एक नैंड गेट होता है और एक नोर गेट होता है। इनमें से कौन सा होगा? तो ध्यान में रखना, बुलियन एक्सप्रेशन को एंड और नैंड और नोर गेट के द्वारा दर्शाया जा सकता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखो, ब्लैंक का उपयोग एप्लीकेशन के बैक एंड को विकसित करने के लिए किया जाता है। बैक एंड को विकसित करने के लिए, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन है उसका अंतिम भाग है, उसमें क्या लिखा आता है? तो जो सारा का सारा जो होता है लिखा आता है कोई भी एप्लीकेशन का, वो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा बैक एंड को विकसित किया जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा तैयार किया जाता है। ये चीज़ इसमें ध्यान रखोगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। अब 20 क्वेश्चन अपने पास रहे हैं। जी हाँ, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल है, याहू है, बिंग है, क्रोम नहीं है। अभी क्रोम को सर्च इंजन की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। नेक्स्ट अपने 82 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
मैन का एक उपकरण है जो पहले भारतीय मंगल ऑर्बिटर मिशन में उड़ा था। मूल रूप से यह एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर होता है। ठीक है, मैन का क्या है, एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर यानी द्रव्यमान को प्रेक्षण करने का कार्य करता है। इस चीज को अपने को ध्यान में रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन था, कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित एक भारतीय विश्वविद्यालय उपग्रह नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है? प्रथम जी हाँ है, पीसेट है, स्वयं है, लेकिन सरल नहीं है। सरल इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आता है। यानी बाकी सारे के सारे शैक्षणिक उद्देश्य के लिए प्रक्षेपित एक भारतीय विश्वविद्यालय उपग्रह है और केवल वही नहीं है। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक एक वायरस था जिसका पता पहली बार अर्पानेट पर चला था। अर्पानेट के द्वारा पता लग गया पहला वायरस कौन सा था? तो अर्पानेट के द्वारा पता लगाया गया पहला वायरस कौन सा था? क्रिपर नाम से था। क्रिपर नाम के एक वायरस का पता लगाया गया था। और उसके बाद है अपने पास, जी हाँ देखिए 85 क्वेश्चन है, सौरमंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यात्री, प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? प्रथम अंतरिक्ष यान तो सौरमंडल में भेजा गया, पहला पूछा है तो पायोनियर फर्स्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष यान कौन सा हो जाएगा? पायोनियर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद अपने चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी 35 क्वेश्चन कर चुके हैं, अपने पास 15 क्वेश्चन रहे हैं और वो भी अपने शानदार तरीके से इनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सेमर क्रू को जाना जाता है, ये ध्यान रखना, सेमर क्रू को। चार्ल्स बेबेज को तो फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एथेन जिसका आणविक क्षेत्र C2H6 है, 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी है और ये भी है और ये भी है। तो देखो इनमें आपसे पूछा है सहसयोजी बंध कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी जितने हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? सहसयोजक बंध बनाता है। तो कितने हो जाएंगे? कार्बन हमेशा सहसयोजक बंध, तो 7 सहसयोजक बंध है, ये चीज़ ध्यान रखना। स्ट्रक्चर पता है तो इसका आंसर अपने बता सकते हैं। एट्टी 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा उष्मागतिकी के रूप से सर्वाधिक स्थायी अपरूप है? इनमें से कौन सा सर्वाधिक स्थायी अपरूप होगा? तो ध्यान में रखना, अंतिम रूप से जो हीरा होता है वो चेंज हो जाता है फुलरीन में, फुलरीन चेंज हो जाता है ग्रेफाइट में। तो ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा हो जाता है? ग्रेफाइट अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 89 नंबर देखो, पोली एमाइड का, एमाइड बोलक यानी जिसमें क्या होता है NH और C डबल बॉन्ड O, ये जो बंध बनता है उसी बंध को क्या कहा जाता है? एमाइड बंध। और ये किस में होता है? नायलॉन 6 में हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडपिक अम्ल के द्वारा ये स्ट्रक्चर बनती है। तो यहाँ पे एमाइड बंध पाया जाता है, तो ये पोली एमाइड होता है। नायलॉन 6 क्या होता है? पोली एमाइड स्ट्रक्चर होती है। अब अपने 91 नंबर क्वेश्चन पे, अब 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जरूर। तो इतने क्वेश्चन अपने पास 40 क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन और के बाद 50 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो CNG पाइपलाइन के माध्यम से आसानी से लाया जा सकता है। असत्य कथन बताना, ये तो सत्य है, ये तो कैसा कथन है? अपने पास सत्य कथन है बेटा।
सीएनजी आसानी से जलती है, जी हाँ ये भी सत्य है, सही बात है, करेक्ट बात है, ट्रू बात है। सीएनजी क्लीनर ईंधन है, मतलब स्वच्छ रहता है, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। सीएनजी जलाने पर बहुत कम ऊष्मा देता है, जी हाँ कम ऊष्मा नहीं देता है। तो ये कथन कैसा हो गया, असत्य। और अपने को बताना भी कौन सा कथन है, असत्य कथन ही बताना है। ठीक है, अब अपने 91 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन अपने सामने है। ये देखिए क्या दिया है, कठोर जल से कपड़े अच्छे तरीके से साफ नहीं होते क्योंकि ये जल छूने से कठोर होता है, जी नहीं। कठोर जल में लवण कम होते हैं जो सफाई की प्रक्रिया बढ़ाते हैं, जी नहीं। साबुन धूल के कणों के साथ जुड़ने के बजाय लवणों के साथ अभिक्रिया करके स्कम बना लेते हैं, जी हाँ। स्कम यानी कि अघुलनशील पदार्थ बना लेगा, और अघुलनशील पदार्थ बना लेगा जिसके कारण ये कैसा हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं हमने। तो क्या होता है, ये अघुलनशील पदार्थ बना लेता है जिसके कारण क्या होता है, वो कठोर जल में जाग नहीं दे पाता। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। निम्न में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया विलियमसन सतत इथरीकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करता है। तो इथरीकरण की प्रक्रिया में हमेशा सल्फ्यूरिक अम्ल को काम लिया जाता है, और विलियमसन इथरीकरण के लिए भी सल्फ्यूरिक अम्ल ही ऑप्शन होगा, H2SO4। यानी कि अपने 92 तक आ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे 93 क्वेश्चन। 93 नंबर जो है, लेड सल्फेट का रासायनिक PbSO4 को क्या कहा जाता है, लेड सल्फेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए मुझे कौन सा वृहत्तम बंद कोण पाया जाता है। तो सर्वाधिक बंद कोण, इन दोनों के बीच में बंद कोण कम होगा, इनमें कम होगा, इनमें कम, लेकिन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया के अंदर क्या होता है, बंद कोण सर्वाधिक होता है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। 95 नंबर क्वेश्चन, वह धातु जो कमरे के दाब पर द्रव अवस्था होती है, वह धातु यानी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखना जो मरकरी धातु है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन तो अधातु द्रव होता है, अधातु द्रव होता है। ठीक है, और क्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन और क्लोरीन तो क्या होती है, एक प्रकार की गैसें होती है, अधातु गैसें होती है, स्कैंडियम धातु है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन, फ्लोरोक्लोरोकार्बन बनते हैं केवल कार्बन से, केवल कार्बन और क्लोरीन से, केवल कार्बन क्लोरीन और फ्लोरीन से, जी हाँ इसमें सारी आगे। तो कार्बन भी है, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। नए पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया किसमें, नया पदार्थ तो रासायनिक अभिक्रिया में ही बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया केमिकल चेंज अपने को बताना है भी किसमें हो रहा है। तो देखो कोयले के दहन से, जी हाँ कार्बन इसमें किसमें चेंज आता है, ऑक्सीजन से विक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एक तो कार्बन डाइऑक्साइड नई पदार्थ है। एसीटोन के वाष्पन से, जी नहीं। कपूर के उत्पादन, जी नहीं। मक्खन के पिघलने से, नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने 97 तक यानी 47 क्वेश्चन अपने अभी तक सोल्व कर चुके हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब है 98 नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए जब हम सेब के टुकड़ों को काटते हैं तो कुछ समय के लिए रंग भूरा हो जाता है। तो यह एक है, किस प्रकार का परिवर्तन है, इनमें परिवर्तन अपने को बताना है। तो देखो बुरा क्यों जाता है, क्योंकि उसमें सेब में लोहा होता है जो ऑक्सीजन से व नमी से विक्रिया करके Fe2O3.X H2O बना लेगा, .X H2O, और जो क्या होती है एक प्रकार की जंग होती है, यानी कि जंग लग जाएगा। और जंग लगना क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 99 नंबर पे चलते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में,
सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में विद्युत अपघटन के लिए सही कथन क्या है। अपन ने एक जलीय विलयन बना लिया जिसमें सोडियम क्लोराइड डाला, इसके अंदर एक तरफ प्लस पे जोड़ दिया और एक को माइनस पे जोड़ दिया। तो जो प्लस वाला होता है उसको तो क्या कहते हैं, हम हमेशा अपने एनोड कहते हैं बेटा, एनोड। और माइनस वाला होता है उसको कैथोड कहा जाता है, कैथोड कहा जाता है। ठीक है, तो अब क्या कहा है, सोडियम क्लोराइड घोड़ा है, इसमें NaCl डाला हुआ है। अब NaCl डाला है तो माइनस की तरफ तो कौन चला जाएगा, Na चला जाएगा, और प्लस की तरफ Cl माइनस चला जाएगा। अब कथन क्या क्या है, तो देखो कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, कैथोड क्या है, माइनस वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, देख लेंगे इसको एक बार अपने डिले में छोड़ते हैं। एनोड यानी कि प्लस वाले पे हाइड्रोजन उत्पन्न होगी, जी हाँ, इसको भी अपने एक बार डिले में छोड़ते हैं। कैथोड पर क्लोरीन उत्पन्न होती है, कैथोड पर क्लोरीन जी नहीं, सोडियम है, तो ऑप्शन नंबर ये कट जाएगा। कैथोड पर सोडियम जमा होता है, कैथोड पर सोडियम, जी हाँ, ये अभिक्रिया में जमा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा करेक्ट डी ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की गति होगी, यहाँ पे जल के अंदर पहले कौन होगा, सोडियम क्लोराइड है वो जाएगा, सोडियम क्लोराइड टूटता है वो जाता है, तो हाइड्रोजन से तो यहाँ पे संबंध ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने क्या कर देंगे, काटे देंगे। तो अपना ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसमें होगा। ठीक है, लास्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन है जो अपने सामने है, ये देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा उत्प्रेरण का प्रकार नहीं है, कौन सा उत्प्रेरक नहीं है, समांगी, विषमांगी, कृत्रिम या एंजाइम उत्प्रेरण। तो ध्यान में रखना, समांगी उत्प्रेरक होता है अगर अभिकर्मक और उत्प्रेरक दोनों एक ही अवस्था में, तो उसको समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। विषमांगी उत्प्रेरण अगर अभिकर्मक और जो उत्प्रेरक का दोनों अलग अलग अवस्था में है तो वो क्या हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगा। एंजाइम उत्प्रेरण अगर कोई भी जैविक एंजाइमों के द्वारा उत्प्रेरण की विक्रिया करवाई जा रही है, जैसे जाइमेज हो गया, सुक्रेज हो गया, माल्टेज हो गया, तो इनके द्वारा तो एंजाइम उत्प्रेरण होता है, लेकिन कृत्रिम उत्प्रेरण नहीं होता। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ तक अपनों ने 50 के 50 क्वेश्चन है जो शिफ्ट थर्ड के 50 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने क्या करेंगे दोस्तों, जो शिफ्ट 4 है उसके जितने भी 50 क्वेश्चन है वो लेके आएंगे, और उसके बाद में जो नया पेपर है, कोई रेट वगैरह इनके पेपर और दिल्ली SSC CPO के जो एग्जाम के जो साइंस के क्वेश्चन है वो अपने आगे लेके आएंगे। तो कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट करके जल्द जरूर बताना, और आज की क्लास के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।